भाई साहब, एनके सिंह साहब, मैं आपसे बहुत एक जो आज राहुल गांधी ने अभी एक प्रेस से बात करते हुए अनौपचारिक रूप से कहा कि मैं ये यात्रा मेरे लिए, मैं आम आदमी से कनेक्ट होना चाह रहा हूं। उनका कहना यह साफ साफ उन्होंने कहा है कि मैं इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूं, मैं देश की समस्याएं समझना चाह रहा हूं। लेकिन एक पॉलिटिकल चीज जो मैं देख रहा हूं, ये करीब 12 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज या 2 यूनियन टेरिटरीज से पार कर रही है। मेरे सामने जो आंकड़े हैं, इसमें से 4 स्टेट ऐसी हैं जो नीचे की तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां से 27 सीट हैं कांग्रेस की। बाकी जहां से राहुल गांधी चल रहे हैं, वो जब महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सब जब चल रहे हैं, उन 9 स्टेट के 229 सीटों में कांग्रेस के पास केवल 13 सीट है। मैं दोनों चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी के लिए यह एजुकेशनल यात्रा है, कनेक्ट होना चाह रहे हैं? दूसरा, क्या ये कहीं ना कहीं एक जो भी लोग इसके पीछे लगे हैं, जो इसने भी इसको कंसीव किया है, वो इस 229 सीट में केवल 13 सीट की कांग्रेस का थोड़ा और चाहती है कि कांग्रेस थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट करे? ये दोनों पॉलिटिकल भी एजेंडा है क्या इसमें? देखिए, राहुल गांधी को समझना अगर है, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को एनालाइज करना है, तो हमें जो 70 साल से चश्मा हमने पॉलिटिकल लीडर्स के बिहेवियरल एस्पेक्ट का लगा रखा है, उससे हटना पड़ेगा। नेता वो होता है जो एक खद्दर का पैजामा, कुर्ता बुर्राक सफेद पहन के और बढ़िया सवेरे ही घर पे खूब कलफ किया हुआ पहन के निकलता है, गोरा चिट्टा चेहरा होता है, बड़ी गाड़ी से उतरता है। कभी पार्लियामेंट में खड़े हो जाइए, वो जो नीम का पेड़ है उसके नीचे चुपचाप आप देखते रहिए कि वो जो लोग उतर रहे हैं पार्लियामेंट के उस पे पोर्च पे, अगर आप गौर से देखिएगा तो लगता है कि उनकी जगह यहां नहीं, तिहाड़ में होनी चाहिए। लेकिन जिस बड़ी गाड़ी से उतरेंगे, चश्मा लगा के, सफेद कुर्ता पहन के, उनके चेहरे को गौर से देखिए, आपके समझ में जाए कि इंडियन पॉलिटिक्स का ये कौन सा रूप है। सिर्फ उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर आप चुपचाप देखते रहिए। ये कहीं से नहीं लगता कि ये आदमी जन सेवा की भावना से यहां तक पहुंचा है। ये हमारा पॉलिटिकल क्लास है। अनफॉर्चुनेटली राहुल को भी हम उसी चश्मे से जब देखते हैं, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उनका, उसमें आपको ब्रेक्स मिलते हैं, कंटिन्यूटी नहीं मिलती है। तब आप कभी उसको पप्पू कह देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। चश्मा आपका गलत है। आप समझते हैं पॉलिटिकल आदमी ऐसा ही। स्पेन में तो नहीं होता। आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाइए, प्राइम मिनिस्टर बस से उतरता है और बस में उतरते में जो छुट्टे पैसे हैं वो भी लेता है, और पार्लियामेंट में चला जाता है वो बजट प्रेजेंट करने। तो हम असल में इंडियन पॉलिटिशियंस को जब हम एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं पैजामा कुर्ता क्यों नहीं पहनता, और ये कहता क्यों नहीं है भाइयों बहनों जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मुझे याद है, मैं अपने रिपोर्टर्स को एक दिन बुला के मैंने पूछा कि भाई तुम लोग देख रहे हैं ज्यादा, एक होम मिनिस्टर एमओएस होम थे, कानपुर के रहने वाले, तो सवेरे मैं जब 8 बजे ऑफिस पहुंचू तो देखो उनका बाइक खड़ा हमारे पास पहुंच चुका है। तो हमने रिपोर्टर्स की मीटिंग में एक दिन पूछा कि ये भाई क्या बात है, इस मिनिस्टर की बाइक बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो उन्होंने कहा साहब, अद्वैतवाद से अवमूल्यन तक कोई भी टॉपिक हो, असम में पुल गिरा हो, चाहे बलात्कार हुआ हो उड़ीसा में, आप इनके घर पे चले जाइए, सीधे आते पूछते, कहो यार वो मुद्दा क्या है, जरा बताओ क्या हुआ क्या है। तो बोले साहब वो असम में बलात्कार हुआ है। बोले अच्छा लगाओ कैमरा। और फिर वो कहते जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, हम इसकी जांच कराएंगे। ये 3 शब्द वो बोलते थे। हम उस तरह के पॉलिटिकल क्लास को देखना चाहते हैं। राहुल उसमें एक एबरेशन है, और वो अभी तक वो अपने को इसमें ट्राइचुरेट मिक्स कर नहीं पाए हैं। नतीजा ये होता है कि उसमें ब्रेक मिलेगा आपको, पॉलिटिशियन की तरह देखेंगे तो ब्रेक मिलेगा। अब जो आपने बात कही, आज के दौर में राहुल गांधी एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकले या वाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो इम्पैक्ट है वो उसका पूरा पड़ेगा, क्योंकि अब वो लोकेशन स्पेसिफिक जो इम्पैक्ट होता था वो रह नहीं गया। हाँ, एक चीज होती है, 2 तरह की रैलीज होती हैं। एक होती है जो स्टेशनरी होती है,
एक होती है जिसमें जनता खड़ी रहती है, लीडर मोबाइल होता है, जो मोदी जी जिसकी एक्सपर्टीज है, जिनको मोदी जी वो यात्रा वात्रा के काफी अच्छे एक्सपर्ट है। राहुल गांधी खुद मोबाइल हैं, जनता खड़ी रहेगी। इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका विजुअल इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ा। चूंकि हम टेलीविजन से हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो होता है, अच्छा मासेस के कांटेक्ट की बात है तो ये बात सही है कि राहुल गांधी कभी मास से कांटेक्ट में नहीं रहे। बिहेवियरल एस्पेक्ट में जो ब्रेक्स आप देखते हैं उसका एक ये भी कारण है। तो अगर वो जा रहे हैं और वो चौराहे पे लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह की चीजों को समझ रहे हैं, तो ये उनके लिए एजुकेशन हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को गैल्वेनाइज कराने के लिए ये एक बेहद सामयिक चीज है और ये होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि आप जिस आदमी को काउंटर कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक डिमेगोगी का एक्सपर्ट है। मोदी, बीजेपी और मोदी इस समय, अगर हम कभी आप पॉलिटिकल साइंस में जाके टेक्स्ट डिमेगोगी के फीचर्स को पढ़े तो वो सारे को आंसर करती है प्रेजेंट डे लीडर से। उस डिमेगोगी को अगर आप काउंटर करना है तो आपको एक नया पूरे पॉलिटिक्स को नए डायमेंशन पे ले जाना पड़ेगा। कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, मुझे काफी उम्मीद है कि इससे चीजें बदलेगी। लेकिन जो अपील है डिमेगोगी की वो है कॉम्युनल, जिसमें 80% आदमी जो सेमी लिटरेट है, जिसका लॉजिक पावर पुअर है, जिसकी साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, हम उस समाज में है। इसलिए मोदी सरवाइव कर जाते हैं, मोदी बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग हमारे समाज में आई ही नहीं, हमने उसको पैदा ही नहीं होने दी। और पिछले करीब 10-20 साल में जब से राम मंदिर का आंदोलन चला है तब से तो ये लगभग खत्म हो चुकी है। लिहाजा साइंटिफिक लॉजिकल थिंकिंग हमारे समाज में है नहीं। ऐसे में इसको काउंटर करना डिमोगोगी के प्रोसेस को मेरे ख्याल से असंभव सा है। लिहाजा एक कोशिश हो रही है। हाँ, अच्छा होगा कि अगर अपोजिशन यूनाइट होके, और यूनाइट होने की बहुत सीधी सी शर्तें होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कन्विंसिंग लीडरशिप हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो, और कम से कम ये हो कि क्विड प्रो को बेसिस पे अपने स्वार्थ को छोड़ना शुरू करें। वरना मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के एक यात्रा से बहुत कुछ हो पाएगा। हाँ, उसकी धुरी में कांग्रेस को रहना चाहिए, क्योंकि 12 करोड़ वोट आज भी उसी के हैं। आप सारे रीजनल फोर्सेस का मिला लीजिए वोट, इतना नहीं होता जितना कांग्रेस का अकेला है। सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, 2.5 करोड़ वोट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कांग्रेस को फोकस में न रख के अगर आप चाहें कि कोई आज के दौर में थर्ड फ्रंट बना ले, वो इम्पॉसिबल है। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करना है लीडर के रूप में तो कोई बात नहीं है। जो आपका एक और मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस बने थे, शरद यादव बने थे, तो उस तरह का एक कन्वीनर बना सकते हैं। वो आप नीतीश कुमार को बना दीजिए, किसी और को बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस के लीडर वही रहेंगे। और कांग्रेस सेंट्रल लेवल पे जब आम चुनाव होगा तो कांग्रेस को आपको उसको मुख्य धारा में रखना ही पड़ेगा, मतलब मुख्य उसमें। हाँ, अगर स्टेट असेंबली होता है, और यही फार्मूला होना चाहिए कि स्टेट असेंबली में तुम्हारा या 2/3 तुम रखोगे और सेंटर में 2/3 सीटें हम रखेंगे। यही फार्मूला मेरे ख्याल से अगर ये चलेगा तो ओपोजिशन यूनिटी शायद सरवाइव कर जाए। मैं एक और आपको, मतलब दर्शकों को भी और एनके सिंह भाई आपको भी बता दूं, मैं आज सुबह ही इसको देख रहा था। ये 2019 के जनरल इलेक्शन के आंकड़ों के हिसाब से, जिसको हम लोग बार बार कोट करते हैं, 37.30% वोट मिला था बीजेपी को, 23 करोड़ वोट, वो 22.9 है, वो 23 करोड़। कांग्रेस को 19.46%, 12 करोड़। और मैं एक आंकड़ा जानबूझ के इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को लगता है वो परसेप्शन की लड़ाई। उसके बाद टीएमसी, बीएसपी, इससे 22वें नंबर पे आम आदमी पार्टी थी, जिसको महज 27 लाख वोट मिले थे 2019 में। अब 27 लाख वोट से 23 करोड़ वोट तक पहुंचना, मुझे लगता है कि थोड़ी दूर की कौड़ी है, जो बहुत आसान नहीं होगा। लॉजिकल फैलेसी है मेरे ख्याल से। साइकोलॉजी के फंडामेंटल से आप अलग हो गए हैं। साइकोलॉजी के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। आप आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की तुलना कैसे करेंगे? पैन इंडियन प्रेजेंस थोड़ी है आम आदमी पार्टी का, लड़ी भी नहीं है। तो लिहाजा आम आदमी तो एक लोकेशन स्पेसिफिक एक दिल्ली में लड़ी है ना,
इसको आप डायलेट करके और पूरे नेशन पे कर दे और उसके बाद उससे तुलना करें और कहे कि साहब 12 करोड़ और 26 लाख, तो ये मेरे ख्याल से लॉजिकल फैलेसी है। आम आदमी एक अभी तक रीजनल पार्टी है। हाँ, पैन इंडियन प्रेजेंस जिस दिन हो जाएगा, हाँ, आप बीजेपी से तुलना कर सकते हैं कांग्रेस की, क्योंकि दोनों ने सीटें लड़ी है, दोनों पैन इंडियन कैरेक्टर है। तो उनसे अगर आप तुलना करते हैं तो ये बात सही है कि अगर बीजेपी को इस समय वोट देखेंगे तो 19-19.5% मिलना मुश्किल है, और इसको 37% मिल रहे हैं, तो डबल का लगभग अंतर हो गया है। ये बात सच है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 14 और 19 में है। उसके पहले 99 से लगातार बीजेपी का ड्रॉप होना जो शुरू हुआ 2009 तक, बीजेपी अंत में 18% पे आ गई थी गिरते हुए। ये तो कहिए कि एक नेता आता है और वो पहले झटके में 31% ले जाता है, उसके बाद 37 पे ले जाता है। ये एक नरेंद्र मोदी का कमाल है। जैसे कल या परसों अमित शाह साहब जब महाराष्ट्र गए तो उन्होंने, मतलब बीजेपी हर 2-4 दिन पे अपने एजेंडे को बिल्कुल साफ करती है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और हिंदुत्व फिलॉसफी, तो वो हिंदू हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति उन सब, वही उसका बेसिकली प्लैंक रहेगा मुझे लगता है 2024 में। मैं इसलिए कहूं कि एक जो बार बार ये कहा जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ विपक्षी पार्टियां हैं, और मैं चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो शरद पवार, इन लोग एक लार्जर इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। और मैं अपनी बातचीत में बता दूं, बहुत से लोगों से मिलता है, कुछ लोगों को लग रहा है भाई ये इंस्टीट्यूशंस का क्या हो रहा है, क्योंकि ये लार्जर इश्यूज है। तो क्या इस समय जो हो रहा है, जैसा संदीप जी को एक आशंका थी कि भाई उन्होंने अपना एजेंडा नहीं किया, एजेंडा मेरे ख्याल में कहा है महंगाई पर हल्ला बोल, वो बोले थे, लेकिन लार्जर इश्यूज यह है कि इस समय जो हमारी बेसिक डेमोक्रेसी है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पे एक वर्ग को, विपक्ष को लगने लग रहा है कि उस पे खतरा है। तो मुझसे आपने सवाल पूछा है? जी 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 भाई साहब। ये नहीं, वो तो एक प्रेमाइस, एक तो सबसे बड़ी बात है कि संदीप जी बिल्किस बानो के मुद्दे को लेके यात्रा कर रहे हैं। हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो एक बड़ा मुद्दा है। उसके उसके अगर आप उसको नेचर को देखें उस मुद्दे के, तो इतना बड़ा अपराध, स्टेट स्पॉन्सर्ड अपराध पहले कभी नहीं हुआ है। तो एक तो वो है। लेकिन संदीप जी एक चीज जो मिस कर रहे थे वो यही था, जैसे कि इशू नहीं है। इशू कौन सा ले? इतने इशू हैं कि इशू की फहरिस्त अगर आप गिनाने लगेंगे, तो अगर वो यात्रा कर रहे हैं, मासेस से जुड़ रहे हैं, तो वहां पे जाके रघुपति राघव राजा राम थोड़ी करने जा रहे हैं। वहां पे तो बात ही करेंगे ना। इसको प्रियम पहले से कर दे या बाद में करे। और फिर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेके वो ऑलरेडी जा रही है, ये बात दुनिया को मालूम है। तो मुझे लगता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज इसमें और देखनी होगी आपको कि जैसे संदीप जी ऐसे लोग जो हैं, इनको भी ये सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि इकोनॉमिक डिजास्टर, खास करके जो मॉडल है आपके इकोनॉमी का, जिसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो स्किल अपोजिशन लीडर्स के पास, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, बाकियों के पास भी नहीं है कि वो इस टर्निंग इंपैक्ट डाल पाए इश्यूज को लेकर। उदाहरण के लिए लीजिए, अगर हम जनता से ये कहें कि भाई आपका चौकीदार 8 साल बाद कर्तव्य पथ पर निकला है और नौजवानों को अग्निपथ पर छोड़ दिया है, तो ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। आप जरा सोचिए, यही मोदी जी का एक्सपर्टीज है। हमने उसको गहराई से जब समझा तो पाया कि यही एक्सपर्टीज है कि दो वेरिएबल्स को एक से नजदीक ला देना। तो अगर मोदी जी कह रहे कर्तव्य पथ नाम रहेगा राजपथ का, ये सब तमाशेबाजी है। लेकिन तब इसका काउंटर क्या करेगा? अपोजिशन को क्या करना चाहिए? बहुत खूबसूरती से कहे कि जी आप, हमारा चौकीदार 8 साल तक पूरा देश लुटवा के अंबानी और अडानी को अब ये कर्तव्य पथ पर निकला है। और दूसरा पक्ष इसका क्या दे कि हमारे नौजवानों को अग्निपथ पर छोड़ दिया है जलने के लिए, अग्निवीर कह के जला रहा है। अगर आप ये कहेंगे तो इंपैक्ट पड़ेगा। उसी तरह जब आप ये कहेंगे कि भाई जब कोरोना में कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई इंडस्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं वर्क कर रही थी, उस समय अंबानी की आमदनी हर घंटे 90 करोड़ बढ़ रही थी।
और तब ये बताए जक्स्टापोज, ये एक लॉजिक का एक फॉर्मूला होता है कि इतना कमाने में जो 1 घंटे की आमदनी अंबानी की है, उसको कमाने में एक जो हमारा लेबर है, जो सामान्य लेबर है, उसको 9,000 साल लगेंगे, तब वो इतना पैसा कमा पाएगा। जब ये कहेंगे तब उसके समझ में आएगा गरीब के कि यार हमारा, हम तो लूटे जा रहे हैं। अपोजिशन के पास ये स्किल नहीं है जो मोदी डिप्लॉय करते हैं, जो स्किल्स ऑरेटरी की होती है। राहुल गांधी को ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जो फैक्ट्स को जक्स्टापोज करके और उसके स्टनिंग इंपैक्ट को दिखा पाए। अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हमारे अपोजिशन में लीडर है नहीं जो मोदी जी को काउंटर कर पाए। मुझे लगता है कि एक तो ये दिक्कत आ रही है, दूसरा यह है कि मासेस को इतना खूबसूरती से रिलीजियसिटी में, रिलीजन के उसमें आप ले जाते हैं, उसके बाद समझी में नहीं आता उसको कि हमें करना क्या। उसका बेटा बेरोजगार रहता है लेकिन तब भी वो कहता है कि भारत महान हो रहा है। आप जरा देखिए, अभी लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बोला, भाइयों बहनों मेरे मन में एक बड़ा दर्द है, आपसे कहूं कि ना कहूं। देखिए, 1-on-1 डायरेक्ट वो हो रहा है, राब्ता हो रहा है। आपसे कहूं कि ना कहूं, मेरे मन में एक तकलीफ है, किससे कहूं। इसके बाद अगला सेंटेंस था, नारियों का सम्मान होना चाहिए। और उधर बिल्किस बानो के लोगों को छोड़ दिया जाता है और उनको लायनाइज किया जाता है, यूलोजाइज किया जाता है, वहां पे उनको महिमा मंडित किया जाता है। तो कैरेक्टर में ये भी पैराडॉक्स अगर पॉजिटिव कोई आदमी कर लेता है तो उसकी डिमेगोगी को समझना पड़ेगा। ये हमारे जो अपोजिशन के नेता है इनकी समझ में ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को काउंटर अगर करना है अपोजिशन यूनिटी के साथ, तो जो क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, लॉजिक पावर सोसाइटी का है, उसको डेवलप कराना पड़ेगा। उसके लिए म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल्स को ले आके आप सामने खड़ा कर दीजिए कि अंबानी का कोरोना काल में 90 करोड़ रुपया हर घंटे पड़ रहा था, जबकि 12 करोड़ मजदूर बेकार हो गए थे। जब ये बताएंगे उसको तो शायद उसके दिमाग में आए और लॉजिक पावर उसकी बढ़े, वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन उसको मिले। मुझे लगता है कि अपोजिशन के पास वो सलाहियत नहीं है कि मोदी के इस डिमेगोगी को वो काउंटर कर पाए। जी, मैं भाई साहब, मैं एक छोटा सा मेरा प्रश्न और है, मैं इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं समझने के लिए। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, मैं पहली बार मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति हिम्मत करके नाम से बोल रहा है। हम लोग एक टाटा बिरला एक बोला जाता था उस समय फॉर जनरल उद्योग, आज वो नाम से अडानी अंबानी बोल रहे हैं। दूसरा, लेकिन एक दूसरा एंड है जहां पे मोदी जी अडानी के जहाज में बैठ के शपथ लेने आते हैं, जिसको जो करना है कर लो, मैं आ रहा हूं, मेरा दोस्त है। अभी बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री आती हैं तो वो अडानी जी के साथ मिल रहे हैं, सारे पेपर्स में, सब फेसबुक पे उसको ठीक से प्रचारित किया जा रहा है। इसको जो आप इसको जरा लॉजिकली समझाइए कि एक तरफ एक हमारा नेता खड़ा है जो कह रहा है कि अडानी मेरा दोस्त है, मेरे साथ खड़ा है, विदेश का कोई आएगा उससे मिलेगा। एक तरफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ये दोनों लोग लूट रहे हैं देश को। इसको जरा ये कैसे, मतलब आम पब्लिक को ये जरा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, दुनिया के हर सफल आदमी से कोई बड़ी चूक होती है। मोदी इनविंसिबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग, दुनिया का हर आदमी 5 फीट से लेके 7.5 फीट होता है, 18 फीट का मैंने देखा नहीं है। लिहाजा मोदी में भी वही मानवोचित दुर्गुण है जो सब में। लिहाजा जब भी एनालाइज करिए किसी को तो उसके प्रेजेंट मकाम से जो उसने हासिल किया है उससे कभी भी ओवर ऑड ना होइए। मोदी को एनालिसिस एक आदमी की तरह करिए जो ठीक है 5 फीट 10 इंच का है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, तब आप समझ जाएंगे। अब आपको बताएं, कुछ साल पहले की बात है, तब मोदी मुख्यमंत्री थे। मैं आडवाणी जी के साथ एक फ्लाइट में एक चार्टर्ड प्लेन पे जा रहा था। हम लोग कहीं जा रहे थे, चुनाव था, तो हम थे दो ही आदमी, मतलब कि आडवाणी जी सिर्फ हम ही को लेके गए थे उसमें। जब उतरने लगे तो छोटा सा प्लेन था लेकिन बड़ा पावरफुल था। तो मैंने किसी स्टाफ से पूछा, अरे प्लेन ये किसका है, बड़ा छोटा पे, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास प्लेन ऐसे होते हैं? तो बोले नहीं साहब, ये बॉम्बे डाइंग मुस्लिम वाडिया का। तो जाहिर है चुनाव में वो सरकारी प्लेन नहीं, मेरी बेवकूफी थी पूछना।
तो अडवाणी जी भी ले जाते थे, कांग्रेस के लोग भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं बीसों बार, कई कई बार प्रेजेंट प्रधानमंत्री के साथ भी रहा हूं, तो मैंने देखा है कि ऐसा नहीं होता है। जो गलती करेंगे, ये ब्लंडर होगा जिस दिन कहीं से, आप याद होगा कि जब मोदी आए थे तो मुकेश अंबानी के साथ 2-3 फोटोज उनके आ गए, और उसी समय राफेल डील जो हुआ था उसमें अंबानी के वहां प्रेजेंस की बात आ गई थी। वो दिन आज मोदी अंबानी के साथ नजर नहीं आते। वो टैक्टिकल एरर होगा, और अगर इन्होंने कर दिया, 2-4 बार कर दिया गुरूर में आके, तो ये इनका आखिरी दिन होगा, ये आप मान के चलिए। लिहाजा अगर मोदी ने ये शुरू कर दिया है कि अडानी के साथ हम खड़े हैं और उनके प्लेन पे घूम रहे हैं, बस इतना काफी होगा। भारत को बस यही वाला नहीं चाहिए। तो लिहाजा आप उसके बाद जो भी करें, राजपथ को कर्तव्य पथ बनाए या चौकीदार बन जाए, लेकिन अडानी के साथ खड़ा होना उसको कबूल नहीं। भले अडानी सब कुछ ले जाए उसका, पीछे से उसकी जेब से सब और निकाल रहा है अडानी, लेकिन अगर वो देश का मुखिया अडानी के साथ खड़ा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आज के दौर में वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो अगर ये कर रहे हैं और ये कंटिन्यू करते हैं, एक आध ओकेजन हो जिसमें कि जैसे मान लीजिए बिजनेस डील है, उसमें ले जाते हैं, जस्टिफिकेशन होता है, लेकिन अगर ये रेगुलर प्रोसेस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से मोदी के लिए वो वाटरलू साबित होगा। अगर ये अडानी के साथ फोटो रेगुलर आने लगेगा या नॉर्मल प्रैक्टिस मानी जाएगी, मोदी ये ब्लंडर शायद ना करे। एनके सिंह भाई साहब, आपसे एक लास्ट कमेंट ले लूं। एक बीजेपी की तरफ से एक बार बार बयान आ रहा है, आज हेमंत शर्मा ने कहा कि भाई भारत जोड़ो है तो पाकिस्तान में जाके करो। फिर आज फिर बयान आया कि सरदार पटेल का नाम नहीं लिया इन लोगों ने। तो ये सब क्या इंगित कर रहा है? ये सरदार पटेल से इनका प्रेम है कि ये बौखलाहट है? नहीं, बीजेपी क्या कहती है, वो एक कोऑप्शन लीडर्स का है, क्योंकि इनके पास लीडर नहीं है। आजादी के दौर में आपको याद होगा कि किस तरह से किया था कि कांग्रेस वाले जश्न मना रहे थे नागपुर में, तो उनके पास ये ढोल नहीं था, अच्छा सा ढोल। तो किसी ने कहा कि भाई संघ में ढोल है, जरा सा ले आओ, जाके उनसे मांगो, अगर रिक्वेस्ट करो दे दे। तो वो लोग गए, तो वहां पे गुरुजी थे, तो गुरुजी ने डांट के भगा दिया। उन्होंने कहा कि काहे का आजादी, पागल हो क्या, कोई आजादी वजादी नहीं है, ये सब अंग्रेज यही रहेंगे, ये बेवकूफ बना रहे हैं सब। ये उनका तसव्वुर था इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में 1947 के 15 अगस्त। तो आप समझ सकते हो उनके पास कोऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वाइड है नेशनल मूवमेंट को लेके, जबकि नेशनलिज्म इनका ठेका है। तो लिहाजा वो कोऑप्ट करते हैं, तो कभी कहेंगे पटेल का नाम नहीं दिया, कभी कहेंगे कि फलाने का नाम नहीं दिया। तो बीजेपी तो एक इलॉजिकल उसका वो होता है। लेकिन इससे बिल्कुल हटके कांग्रेस इस समय राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, ये कंप्लीट, मतलब मुझे लगता है कि एक बड़े वर्ग को ये गैल्वेनाइज करेगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इसका हो सकता है कि आप पॉलिटिकल इसका एडवांटेज मिले ना मिले, लेकिन मासेस में क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बदलेगी, और एक बार फिर से सोचेगा कि ये जो तमाशा हो रहा है कि कर्तव्य पथ पे हमारा चौकीदार आजकल चलने लगा है, इसको वो रेशनलाइज करेगा कि ये तमाशा है क्या, कि 8 साल तक आप कर्तव्य पथ पे नहीं, तब नया नया शुरू किया है। तो ये जब, और रिच पुअर डिवाइड जो बढ़ रहा है, ये इनहेरेंट एक एंगर है जो कि उसमें एम्बेडेड है, उस जनता में है। सिर्फ उसको एक स्पार्क देने की जरूरत है कि देखो अंबानी कहाँ है, अडानी कहाँ है और तुम कहाँ, और ये क्यों है, क्योंकि स्टेट प्रेशर मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये कम्युनिकेट अगर कांग्रेस कर ली जाएगी, जो कि कर सकती है, कुवत है, 12 करोड़ वोट गिने दिन में मिलते हैं उसको, पैन इंडियन प्रेजेंस है उसका। अभी भी बिहार ऐसी जगह पे भी कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस को सपोर्टर्स है। लिहाजा मेरे ख्याल से ये हल्का सा एक, अच्छा होता क्या है कि केमिस्ट्री का एक तरीका है, बड़ा अच्छा है कि क्वालिटी, ये कार्ल मार्क्स का भी है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में, कि क्वालिटी चेंजेस इनटू क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। अचानक आप देखेंगे कि ये जो क्वालिटी है, अचानक इसमें एक कैटालिस्ट आता है और पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी को बदल देता है। मुझे ये लग रहा है कि इस समय हर आदमी को कांग्रेस के इस उसको मदद करनी चाहिए, राहुल गांधी के, क्योंकि ए पॉलिटिकल है, और इवन अगर पॉलिटिकल हो
तो जिस तरह डिजास्टर्स कोर्स में इस समय हमारा गवर्नेंस है, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो हर आदमी को इसमें साथ देना चाहिए, ताकि हम जनता को समझा तो पाए कि ये जो मदारी का खेल चल रहा है गवर्नेंस के नाम पे, इसको समझ लो। जिस तरह रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, जिस तरह एक सबड्यू किया जा रहा है एक वर्ग को, मेरे ख्याल से ये अगर हम लोग समझा ले जाए, और आनंद जी सही कह रहे हैं, ये हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा ये अस्तित्व का कारण है कि हम उन मासेस को बता लें कि नहीं नहीं तुम जड़वत हो गए हो, हम तुम्हें फिर से बता रहे हैं कि ये दो वेरिएबल्स देख लो। और जैसे ही जक्सटापोज करेंगे कॉन्ट्रेरियन व्यूज को, तब वो समझ में आ जाएगा जब हम कहेंगे कि जवानों को अग्निपथ पे छोड़ दिया और खुद 8 साल बाद कर्तव्य पथ पे निकला है आपका मुखिया। जब ये नजदीक लाके बताएंगे कि अडानी की अंबानी की 1 घंटे की जो कमाई है वो किसी गरीब को कमाने में 10,000 साल जिंदगी के लगेंगे, तब उसके समझ में आएगा कि अरे अच्छा ऐसा होता है। ये क्या हम लोग बता पा रहे हैं, ये सलाहियत क्या हम लोगों में है, ये कुवत है कि हम उनको कम्युनिकेट कर पाए। क्यों मोदी कर लेता है, हम नहीं कर पाते? ये कुवत की बात है, ये लॉजिकल ब्लॉक्स जो बनते हैं उसका इंपैक्ट कितना होता है, इसकी बात है। सिंपल पॉलिटिकल लफाजी से अगर आप चाहें कि मैंने मोदी के खिलाफ ट्वीट कर दिया, जो राहुल गांधी अक्सर, उससे नहीं होगा। इसके लिए आपको जो वेरिएबल्स हैं उनको जक्सटापोज करना पड़ेगा, और तब स्टनिंग इंपैक्ट पड़ेगा समाज पे, तब वो समझ पाएगा।